और जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं देखो सर लॉजिक फेल हो गया यहाँ पे। जनरली लॉजिक फेल नहीं होता है, बस आपको क्या है, आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट शायद पता ही नहीं है, तो आपका तो फेल होना ही है। क्यों? क्योंकि उसको चेंज करना बहुत आसान है। एक डिपार्टमेंट की जगह दूसरा डिपार्टमेंट लिख दिया, एक मिनिस्ट्री की जगह दूसरी मिनिस्ट्री लिख दी, और आपका काम हो गया। कितना इजी काम है ना? तो एग्जामिनर की लाइफ आसान बन जाती है इससे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिमिनेशन सीरीज की चौथी वीडियो पे। इसके पहले 3 वीडियो हो चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी सीरीज को सीरियल वाइज देखें। आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, तो उन 3 वीडियोस को देखने के बाद ये वीडियो आप शुरू करना। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज लॉजिक कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले का जो 3 वीडियो थे वो जनरल सेंस में बताए गए थे, जो भी लॉजिक हैं जो जनरल सेंस में अप्लाई होते हैं। बट देर आर सम थिंग्स विच सब्जेक्ट वाइज वेरी करती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शायद पॉलिटी या साइंस एंड टेक में डिफरेंट होती हैं या अलग होती हैं। अब वहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि, और जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं देखो सर लॉजिक फेल हो गया यहाँ पे। जनरली लॉजिक फेल नहीं होता है, बस आपको क्या है, आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट शायद पता ही नहीं है, तो आपका तो फेल होना ही है। अब हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम कवर क्या करने जा रहे हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिन पे स्पेसिफिक हम कवर करेंगे। पहला रहेगा पॉलिटी, दूसरा रहेगा साइंस एंड टेक, तीसरा रहेगा ज्योग्राफी, और चौथा रहेगा हिस्ट्री। इन चारों सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉजिक्स हैं जो जनरली वर्क करते हैं उनको हम कवर करेंगे। सो पहले पॉलिटी को देख निपटा लेते हैं। तो एक्सट्रीम में स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बट ये चीज कभी कभी पॉलिटी में वर्क नहीं करती है। पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी इज ए लॉ। जनरली हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड और एनी अदर लॉ इज फिल्ड विद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन बनाए जाते हैं, लीगल लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड ना, कि ऐसा लेकिन ऐसा, ऐसा लेकिन ऐसा नहीं। तो साइंस ये पॉलिटी में ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बहुत बार सच होते हैं, वो फैक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तो 18 का क्वेश्चन देखो आप। इसमें क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है, लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट टाइम इन 1969। फर्स्ट टाइम इन 1969। अब जनरली आदमी को लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह की बात आ रही है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी कि जनरली इस तरह के जो स्टेटमेंट स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। और ऐसे स्टेटमेंट पे जिसमें बहुत टाल क्लेम किया गया हो, उस स्टेटमेंट को आपको ढंग से पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। बाकी क्यों गलत है क्यों गलत नहीं है वो एक डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है। लेकिन इस वीडियो पे आप देखोगे कि जो टॉल क्लेम वाला स्टेटमेंट है वो सही है। इसी तरह 2024 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इस तरह के नो डिमांड या नो नन, इस तरह के मैंने बताया था ना, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, मोस्टली गलत होते हैं। पर पॉलिटी के सब्जेक्ट में ये सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 सही है। समझ रहे हो ना आप? कॉमन सेंस लगाओ आप यहाँ पे कि पॉलिटी में जब बात आएगी तो जो एक्सेप्शनल स्टेटमेंट है उनको डायरेक्टली आपको एलिमिनेट नहीं करना है। अदर सब्जेक्ट्स में करना है, लेकिन पॉलिटी में डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं करना है। अगर और किसी तरीके से एलिमिनेट हो रहा है तो अलग बात है। ठीक है, इसी श्रृंखला में दूसरी ट्रिक है। जनरली जहाँ पे कैन नॉट वर्ड आता है मैक्सिमम टाइम ये गलत होता है। लेकिन हाँ, ये मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, 100% गलत नहीं होता है। कुछ जगह पे सही मिल सकता है आपको, पर मैक्सिमम टाइम गलत होता है। 80% टाइम आपको गलती मिलेगा जहाँ पे कैन नॉट वर्ड यूज किया गया है। जैसे कि 2018 का स्टेटमेंट देखो आप। यहाँ पे बोल रहा है दिस कैन नॉट, और ये गलत है। कि कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट, कि कोई लॉ जिसको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो उसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, कि केशवानंद भाटी जजमेंट के पहले आपने डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद जो डाला वो सुप्रीम कोर्ट इज वेल विद इन इट्स राइट टू चेक अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे कैन नॉट वर्ड यूज हुआ है और ये गलत। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ये 2021 का एक क्वेश्चन है जिसमें कि लिखा हुआ है कैन नॉट। ओके, सो कैन नॉट जहाँ पे शब्द यूज हुआ है वो मोस्टली गलत होगा आपका। आपको इसको गलत मान के इसको एलिमिनेट कर लेना है। अब बाकी इन दोनों में से आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझा पा रही है तो ठीक है, नहीं समझा पा रही तो नहीं सही। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। एलिमिनेशन सिखा रहा हूं मैं, एलिमिनेशन से एटलीस्ट ये स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी है, अगर वो पीपल सेंट्रिक ऑप्शन दिया हुआ है तो मोस्टली सही होता है, सही होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंस के बारे में क्वेश्चन था 2014 का। यहाँ पे सब सीधा सीधा लिखा हुआ, इट इनेबल्स बेनिफिशरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेजेस। अच्छा अच्छा, सब अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना। पीपल सेंट्रिक है, जनता के भले के लिए काम हो रहा है, मोस्टली सही होगा। इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज इन रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। एकदम जनता के भले की बात हो रही है, बहुत मीठी मीठी बातें हो रही हैं। तो इसमें दोनों सही है। 2016 का एक स्टेटमेंट देखो आप। ये बात हो रही है अटल पेंशन योजना की। इट इज ए मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम दैट इज मेनली टारगेटेड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। है ना, जनता के लिए बात हो रही है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होता है, ये अजीब और अजीब फैक्ट दे दिया है। ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन दिस स्कीम। अब ये तो अपसेट स्टेटमेंट है, यू अंडरस्टैंड ना, कि एक परिवार में अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो एक्चुअली उसी कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसा थोड़ी कह दोगे कि आप बाकी लोग, एक आदमी को इंश्योरेंस है बाकी को नहीं है, बाकी और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना। सबकी लाइफ की वैल्यू तो है ही है। तो ये एक तरीके का अबसर्ड स्टेटमेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बात पे फोकस करता हूँ कि अबसर्ड स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको आपको पहले से पहचान लेना है। अगर एब्सर्ड स्टेटमेंट मिल रहा है तो कोई भी लॉजिक कोई भी नॉलेज सब गलत है। एब्सर्ड स्टेटमेंट एब्सर्ड ही होते हैं। जैसे कि ये इसके आगे वाला है, सेम अमाउंट ऑफ द पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर। ठीक बात है, सीधी सीधी बात लिखी है, तो उस हिसाब से ये सही है। और कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये, डिजिटल इंडिया प्लान के बारे में है। डिजिटल इंडिया प्लान के बारे में अब ये क्या, पहला पहला स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डेट। इट डजंट लुक लाइक, पहली बात तो पीपल सेंट्रिक नहीं लग रहा। दूसरा कि ये थोड़ा अजीबो गरीब सी बात बोल रहा है
इट इज कि मतलब हम चाइना से ये पर्टिकुलर चीज कॉपी कर रहे हैं, है ना, तो वहां से बात नहीं बनेगी। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा सेंटर्स बनाने के लिए है। ये भी पीपल सेंट्रिक नहीं है, जनरली पीपल सेंट्रिक ऑप्शन सही होते हैं। तो ये गलत है, नहीं गलत है, ये एक संभावना है कि ये मोस्टली गलत होने की संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं गलत हो। लेकिन ये बात है जो आपको पूरा पीपल सेंट्रिक है। कनेक्ट मैनी ऑफ द आवर विलेजेस टू इंटरनेट, ब्रिंगिंग वाईफाई टू मैनी ऑफ द स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट स्पॉट। अब ये बहुत बढ़िया सी बात लिखी है, तो कम से कम स्टेटमेंट 3 सही है आपका, तो एटलीस्ट ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी 3 में अगर आपको ऊपर आइडिया आएगी गलत है सही है तो आपका हो जाएगा, वरना वो आपकी किस्मत पे है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं नेशनल करियर सर्विस के बारे में। नेशनल करियर सर्विस के बारे में है। अब इसमें पहला क्या है, इट इज इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी का है। अब इसमें क्या कर दिया है यूपीएससी ने इसमें खेल गया है। एक ट्रिक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में यूपीएससी हमेशा खेलता है। क्यों? क्योंकि उसको चेंज करना बहुत आसान है। एक डिपार्टमेंट की जगह दूसरा डिपार्टमेंट लिख दिया, एक मिनिस्ट्री की जगह दूसरी मिनिस्ट्री लिख दी, और आपका काम हो गया। कितना इजी काम है ना? तो एग्जामिनर की लाइफ आसान बन जाती है इससे। सबको अपनी लाइफ आसान बनानी है, तो वहीं से आपका लॉजिक काम करते हैं। तो ये गलत बॉडी दे दी है इसने। दूसरा क्या है, नेशनल करियर सर्विस हैज लॉन्च्ड ए मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएजुकेटेड यूथ। अब कैरियर की बात हो रही है और बात कर रहा है अनएजुकेटेड यूथ की। अनएजुकेटेड यूथ की बात होगी जनरली तो बहुत मैनुअल सा लेबर या इस तरह की जॉब दे सकते हो ना, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको आप करियर थोड़ी बना दोगे उसका। उसको आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। बहुत अच्छे लेवल का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, उसकी जीवन चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो कुछ हद तक इसको मैं कहूंगा दिस इज एन अबसर्ड स्टेटमेंट। तो ये यहाँ से गलत होता है मेरी नज़र में। और ये जो है ये शायद डिपार्टमेंट का नाम गलत दे दिया है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर ये लॉजिक है ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। हाँ, फोर्थ लॉजिक है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दे रखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दे रखा हो और ऐसा लिख रखा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, वेल डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये मोस्टली गलत होते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। एक किताब है जिसमें देश, इतना बड़ा देश है, सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ तो नहीं लिखा हो सकता ना, बहुत सी चीजें लगभग कवर करने का प्रयास किया गया। दुनिया का लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फिर भी एकदम माइन्यूट डिटेल कवर नहीं कर सकता। दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। देख रहे हो आप, इंडिया में हजारों कानून है, उन हजारों कानून से देश गवर्न हो पाता है, लेकिन फंडामेंटल जो लॉ है उसमें सब कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की माइन्यूट डिटेल नहीं हो, इट कैन नॉट इंक्लूड माइन्यूट डिटेल। तो जैसा कोई स्टेटमेंट जो दे रहा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा समझा देता है या इसकी डिटेल में एकदम बता रखा है, वो गलत होते हैं। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है ना आपको? तो 24 का ये क्वेश्चन ले लो। अब ये इसका इसका बाकी तो स्टेटमेंट तो अलग तरीका है, नॉलेज है या लॉजिक है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट। इस तरह की टाइम लिमिट्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता जनरली। तो प्रिस्क्राइब, अब मैंने शब्द बताया था ना, क्लासिफाइज या वेल डिफाइंड, डिफाइन, इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो गलत होते हैं। तो इससे तो ये गलत हो गया। तो 3 तो गलत है आपका, इलिमिनेशन यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी ये जो 2 है इनका अलग लॉजिक है, जो हमारे इस पर्टिकुलर बात का पार्ट नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। अगला 2023 का स्टेटमेंट देखो आप, यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली डज नॉट डिफाइन एनीथिंग, डज नॉट प्रेस्क्राइब एनीथिंग। तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो आपका यहाँ से तो सीधे आंसर ही आ गया है। ये फॉर्मेट सबसे बढ़िया होता है। अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आपका काम चल गया। आगे देखते हैं 2020 का क्वेश्चन उठाओ, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों के दोनों गलत हैं और सही होगा 1 एंड 2। इसी तरह से 2020 का एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीधे से समझ में आ रहा है। अब अगला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत होगा मोस्टली इस लॉजिक से। ये इस लॉजिक से गलत होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ नहीं दिखा सकता, सब कुछ नहीं बता सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक अलग लॉ है जिसमें हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस नॉलेज से आपका ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आपके अंडरस्टैंडिंग पे है कि आप इसको सही कर पाते हो कि गलत कर पाते हो, है ना। समझ में आ रहा है ना चीज? तो 19 का एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, टर्म ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। नथिंग इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स फॉर श्योर, है ना। तो ये तो 3 तो गलत हो गया। तो 3 जैसे ही कटाओगे तो उसमें तो आंसर ही आ जाएगा, इसमें एलिमिनेशन का नहीं, इसमें सीधे आंसर ही आ जाएगा। 2022 का एक क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल दोनों को कर रखा है। अटॉर्नी जनरल अलाउड होता है पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि ये हमारे नॉलेज का पार्ट है, इस लॉजिक का पार्ट नहीं। इस लॉजिक में से सिर्फ आपका स्टेटमेंट 2 निकलता है। स्टेटमेंट 2 गलत इससे प्रूव होता है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं आपका 2022 का एक क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। समझ में आ रहा है ना आपको? तो मतलब पहला तो गलत हो गया सीधे। अब आप मान के चलो कि इस तरह के स्टेटमेंट है वो गलत होते हैं, तो ये एकदम सीधे गलत है। इसी तरह इसमें देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, तो आपका 2 गलत है, तो आपको 2 गलत कर देना है ना। हो रहा है क्लियर ना? इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं उनमें हमेशा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है, लिमिट दे रहा है, ये सब गलत होते हैं। तो उन पे हमेशा गलत ही मान के चलना है। अब आप थोड़ा, आपका मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा ध्यान देके आप देखो इसको। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें इसके बारे में ही बोला अकॉर्डिंग टू, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। क्या बोल रहा है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यूटी देता है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की का प्रोटेक्शन करना है।
अब ये आर्टिकल 355 है, हालांकि आपका नॉलेज सही होगा तो आपका सही होगा, लेकिन इस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, तो इसको कह लो कि इस जगह शायद आपका लॉजिक फेल हो रहा है, या आपका कॉमन सेंस अगर हो तो आप में भी हो सकता है फॉलो कर लो, क्योंकि सेंटर की जिम्मेदारी है, डिफेंस है वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है, तो सेंटर की जिम्मेदारी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना। तो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप यहाँ से कर पाओगे, कॉमन सेंस नहीं है तो आप यहाँ से गलत कर दोगे। तो ये कायदे से सही है। इसी का अगला स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट, ये गलत है ना। तो ये एक तरीके से वो स्टेट इस तरह क्वेश्चन दे दिया है जहाँ पे ये लॉजिक आपका फेल होता है, प्रॉपर नहीं लग पा रहा है, बहुत कॉमन सेंस और आपके पास नॉलेज है तो आपका सही होगा, नहीं तो गलत कर दोगे आप इसको, है ना। तो ये समझिए, ये एक्सेप्शन है एक तरीके का। अब अगला लॉजिक है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रॉन्ग, ये मोस्टली रॉन्ग होता है, 80-90% रॉन्ग होगा। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल है, मिनिस्ट्री, बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, ये जहां भी दे रखा हो ये मोस्टली गलत होगा, तो आपको गलत मार्क के चल लेना है जब तक कि आपको आता ना हो। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल दे रखा है मैंने इसका, इसको थोड़ा ये भी कभी कोई पूछ लेता है तो आइडिया लगा लो आप। इस बॉडी इज फॉर्म्ड पॉजिटिव विद पॉजिटिव पर्पस, तो उसका जो मटेरियल होगा, टूल होगा, जो उसके तरीके होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। वो गांधी जी वाली बात है कि सिर्फ मीन्स, कि सिर्फ इंड्स नहीं, मीन्स भी पॉजिटिव होने चाहिए, तो उसमें दोनों पॉजिटिव होना चाहिए अगर पॉजिटिव पर्पस के लिए कोई बॉडी बनाई गई है। अगर इंटरनेशनल सफिक्स में लगा हुआ है, मतलब कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इट इज एन एनजीओ, इट इज नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी। अगर अथॉरिटी लगा है इसके सफिक्स में तो ये होगा स्टेचुटरी बॉडी, फॉर एग्जांपल इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो स्टेचुटरी बॉडी होती है ये। अगर काउंसिल लिखा है लास्ट में सफिक्स है तो ये हेडेड बाय मिनिस्टर होगा, जीएसटी काउंसिल, जैसे कि फॉर एग्जांपल है ये। अगर कमेटी लिखा हुआ है तो ये हेडेड बाय ब्यूरोक्रेट, कोई आईएएस ऑफिसर होगा, होम सेक्रेटरी वगैरह जो इसको हेड कर रहे होंगे। अगर किसी के प्रीफिक्स में इंटरनेशनल लिखा होता है तो वो एनजीओ होगा, इंटरनेशनल टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये जिस तरह का इस तरह का कोई सेंटेंसमेंट स्टेटमेंट है तो वो एनजीओ होगा। यूएन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा, यूएन ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल होते हैं, है ना, यूएन ही इंटर गवर्नमेंटल है। आसपास दुनिया के लगभग सारे कंट्री, या लगभग लगभग सारे कंट्री मिलके इन यूएन बनाया हुआ है, तो यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे मोस्टली वो भी इंटर गवर्नमेंटल होंगे। तो अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि ये फलाने ऑर्गेनाइजेशन इज इंटर गवर्नमेंटल, तो हाँ हाँ, वो है इंटर गवर्नमेंटल ही है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि 2024 का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे गलत दे रखा है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रॉन्ग, तो यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसकी जगह यूनाइटेड नेशन, ये गलत है, तो आपका पहला गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर लिया आपने। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, सब ठीक ठीक बातें लिखी हुई हैं, अब सही है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये फंड्स ग्रांट करता है, क्योंकि जनरली जो फंड्स ग्रांटिंग एजेंसीज होती हैं वो वेल नोन होती हैं, तो इस हिसाब से इसको आप गलत कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपका लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन का नाम गलत होता है वो यहाँ तक है, ये जो इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ है गलत है, ये इस तरह होता है मोस्टली, इस तरह जहाँ दिया होगा आप गलत मान के चलना। तो 24 का ही क्वेश्चन था, इसमें क्या है, यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ प्राइम प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर कर दिया है, तो यहाँ वही लॉजिक अप्लाई होता है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी या मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, ये सब गलत होते हैं, तो आप इसमें पहला गलत है। तो 24 का ही क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब, अब यहाँ पे ये गलत है, गवर्नर क्यों घुसेड़ दिया गया है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर घुसेड़ दिया गया है, तो ये गलत है। इसी तरह आगे देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना पे क्वेश्चन है और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट घुसेड़ दिया है इसमें, कि इसको जो देख रहे हैं वो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो ये इसका स्टेटमेंट 1 गलत है। तो 18 का इस तरह क्वेश्चन है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पे आया था, इसमें दे रखा था क्या, जीएम मस्टर्ड क्रॉप इज डेवलप्ड जॉइंटली बाई आईआरएआई एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी था, उसकी जगह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दी थी। तो ये इस तरह के इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, ये सब गलत कर देने में बहुत यूपीएससी को, क्योंकि इसमें यूपीएससी का कोई मेहनत नहीं लगता, सीधे सीधे एक अथॉरिटी उठाई उसके दूसरा डाल दिया, एक मिनिस्ट्री उठाई दूसरा डाल दिया, एक यूनिवर्सिटी उठाई दूसरा डाल दिया, इट इज़ वेरी सिंपल। इसलिए यूपीएससी इस तरह काम करता है। आई होप कि जब आप सीरीज इतनी देख रहे हो तो यू अंडरस्टैंड कि जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट कैसे काम करता है, वो माइंडसेट पकड़ना सीखो, उससे एक कॉमन सेंस डेवलप होगा, सिविल सर्विसेज रिक्वायर्ड कॉमन सेंस, जो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सही करने में आपको एक इंट्यूशन देगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये स्टेटमेंट है, इसमें दूसरा स्टेटमेंट देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप ने बनाया है, क्या है, EP100, ठीक है, तो ये गलत है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर रॉन्ग, तो 2 गलत है इसमें, बाकी सही है, नहीं सही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो 21 का ही क्वेश्चन है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अब ये भी नेम ऑफ द बॉडी इज रॉन्ग। वाटर क्रेडिट, अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है, लॉन्च किसने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO एंड वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि जो बॉडी है वो गलत है, गलत दे रखी है। अब यहाँ पे क्या किया है कि वाटर क्रेडिट की जगह डाल दिया है कि WHO और वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, जबकि ये एक्चुअली प्रोग्राम है जो डेवलप किया है, water.org का ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, और शायद हॉलीवुड एक्टर है मैट डेमोन, उन्होंने इसको फाउंड किया है, तो ये गलत है। इसलिए आगे इजी वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पॉलिटी में हमें स्टेटमेंट 1 को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए,
क्योंकि वहाँ पे बहुत बार यूपीएससी तुमसे ट्रिक करने का प्रयास करता है तुमको, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टेटमेंट को। फिर भी अगर सही है तो सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट वन का भी गलत सही नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। आपको इजी वन लाइनर है ये। इसका एक ऑप्शन देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म? देयर इज ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। कायदे से देखोगे तो इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, इंडियन फेडरलिज्म का ये तो फीचर है ना, पर ये नहीं है। एक्चुअल फीचर इसका ये है। इसी तरह 2023 में देखो आप यहाँ पे क्या किया है, छोटी सी लाइन डाल दी है, द मेंबर nominated to other house of the parliament or the legislative assembly of the state are also eligible। नॉमिनेट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं और वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट डालेंगे, है ना? ये लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब पॉलिटी से निकल के आते हैं साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक पे कौन सी स्पेशल चीजें अप्लाई होती हैं देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी जो होती है वो मोस्टली सही होता है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होती हैं, उनके जो एप्लीकेशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं मोस्टली। बट ट्राई टू स्पॉट अब्सर्ड स्टेटमेंट, कभी कभी अब्सर्ड स्टेटमेंट देता है तो वो गलत हो जाता है। जस्ट मार्क, मतलब मैं तो बोलता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसमें ऑल करेक्ट मार्क आना है, और आपका आपके जो आपके साथ वाला है ना उसने भी ऑल करेक्ट ही मारा होगा, तो इट वोंट एक्सक्लूड यू फ्रॉम द रेस। ये मान के चलना है आपको। बट एक चीज़ हमें याद रखनी है कि कुछ लोग गलती कर देते हैं कि साइंस एंड टेक में सब जगह ऑल मार्क आते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है कि साइंस एंड टेक के किसी क्वेश्चन में कोई फीचर पूछ रहा है, तो जो फीचर के बारे में डिटेल पूछ रहा है वो उसमें ऑल थोड़ी हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसा करके आते हैं, तो वो ध्यान रखना है, कोई फीचर वगैरह पूछ रहा है तो नहीं है, अप्लीकेशन होना चाहिए फीचर का। अब करके देखते हैं। तो 22 का क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये क्या है? इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं? रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मेथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। सब कुछ अच्छा अच्छा बात कर रहा है, तो ऑल करेक्ट। ओलेड के बारे में पूछा था कि इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले यस, रोल अप डिस्प्ले यस, ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले यस। तो इसमें सारे सही है क्योंकि यस किया जा सकता है। तो यार 20 में इसी तरह है, फर्टिगेशन के एडवांटेज पूछा हुआ है। अब इसमें देखना, एक इसको गलत माना है यूपीएससी ने, बाकी सब सही है। बाकी सब में सीधी सीधी बातें कर रहा है। कंट्रोलिंग ऑफ द एल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेशन इज पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल, ओके। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, पॉसिबल। रिडक्शन ऑफ द लीचिंग ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखो, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेट इज पॉसिबल। अब इसमें कह रहा है रॉक फॉस्फेट तो ठीक है, ऑल अदर फॉस्फेट इज पॉसिबल। कोई तो एक हो सकता है रॉक फॉस्फेट ऐसा निकला है जो पॉसिबल शायद ना हो, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये गलत है। तो आपका 1, 3 एंड 4 सही है। जो 14 क्वेश्चन था, नीम कोटेड यूरिया के बारे में पूछा गया था इसमें। अब इस पे क्या है, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड यस टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज इंसेक्ट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो सकता है, ये तो सालों से हमारे घरों में किया जा रहा है। नीम सीड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल इंग्रेडिएंट्स। अब ये क्या है, गलत है। कैसे? आर यूज 2014 में आया था, आर यूज की नीम सीड को यूज किया जा रहा है बायोफ्यूल बनाने के लिए। नहीं, 2014 में नीम सीड से बायोफ्यूल बिल्कुल नहीं बन रहे थे, मतलब अभी भी नहीं बन रहे वैसे तो, उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे। तो 14 के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत था, तो इसको गलत मान लिया गया था। और फिर अगला क्या था, नीम ऑयल हैज एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यस, इट हैज एप्लीकेशन। तो ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा, आयुर्वेदा का पार्ट है। तो अगला स्टेटमेंट देखो, 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशन पूछ रहा है, सारे सही हैं। एप्लीकेशन क्या पूछ रहा है, सारे सही हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, जब इस तरह के स्टेटमेंट है एप्लीकेशन पूछे तो ये मानिए चला कि सारे सही होंगे, एक बार पढ़ लेना है। कोई अपसर्ड स्टेटमेंट तो नहीं लिखा है, कोई अजीबो गरीब बात लिखी हो तो उसको नहीं मानना है, लेकिन जनरली इन जनरल सेंस सारे सही होंगे। अगला क्या है, 2020 का क्वेश्चन है, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट यस, इट इज पॉसिबल, कैन बी। ए पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड यस, इट कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ, है ना, जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में, तभी एडिट किया जा सकता है। तो हाँ किया जा सकता है। चाइना के एक साइंटिस्ट ने करके भी दिखाया था, हालांकि बाद में उसको जेल हो गई इसके लिए। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ ए पिग यस, इट कैन बी इंजेक्टेड। ह्यूमन का जो बेस्ट शायद बॉडी का जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठता है वो पिग के साथ ही बैठता है, मतलब जो ऑर्गन्स पिग के होते हैं वो कुछ ऑर्गन्स ह्यूमंस में कभी कभी काम कर जाते हैं। तो यस, इट इज पॉसिबल, ऑल करेक्ट। वेब 3.0 में पूछा गया था कि enables people to control their own data yes, there can be blockchain based social networks yes, operated by users collectively rather than a corporation yes। अब इसमें यहाँ समझो एक बात को, ये एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फीचर्स वेब 3.0। ऑल 3 सही है इसमें, लेकिन ये इसमें ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है। ये इसके फीचर पूछ रहा है, ये बाय लक सही है। यहाँ पे फीचर पूछ रहा है, एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा है। इस चीज़ों को याद रखना है, इसको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन और फीचर्स में डिफरेंस होता है। यहाँ बाय लक तीनों सही है। 2020 का क्वेश्चन देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू, है ना, इफेक्टिवली डू प्रेजेंट सिचुएशन बोला है, कर सकती है इफेक्टिवली। पहला क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कम कर सकती है, थोड़ा नॉलेज देके कम कर सकती है। दूसरा क्या, इसको यूपीएससी ने गलत माना था,
हालांकि आज ये क्वेश्चन पूछा जाता तो यूपीएससी इसको सही मानता है, 200% सही मानता, पर ये 2020 में आया था, तब शायद एआई उतना डेवलप नहीं था, तब किसी ने चैट जीपीटी देखा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ऐसी चीजें भी होती हैं। आज तो इतने एआई हो गए, अब तो कुछ भी कर पा रहे हैं। मतलब इस समय अब पूछा जाता तो यूपीएससी को स्टेटमेंट सही मानना पड़ता, लेकिन उस समय यूपीएससी ने इसको गलत मान लिया था। फिर इसका अगला है डिजीज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कर सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, अब इसको मान लिया था यूपीएससी ने कि ये भी सही है। फिर अगला था, ये थोड़ा अपसेट है, इसको समझ सकते हो मोस्टली, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये एआई नहीं कर सकता वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, हालांकि आज पॉसिबल है, उस समय शायद पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है, पर एआई का इससे कोई संबंध नहीं है वायरलेस ट्रांसमिशन से, है ना, समझ में आ रहा है? तो ये गलत है, तो उस हिसाब से 1, 3 एंड 4 सही है। अगला है 2019 का क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेस के बारे में पूछा गया है कि गेन पॉपुलरिटी इन लास्ट फ्यू ईयर्स। अब इसका यूज कहाँ है? इट इज यूज्ड इन इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, हाँ हो रहा है यूज, हो रहा था उस समय। इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी हो रहा है, हो सकता है कैन भी लगा दिया था तो बिल्कुल बहुत संभावना है। अगला क्या है? इट कैन बी डेवलप्ड टू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब ये स्टेटमेंट इस पूरे लॉजिक का एक्सेप्शन है, इसको यूपीएससी ने गलत माना था, आई डोंट नो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कभी कभी गलत हो सकती हैं, लेकिन आप 80% 90% ये सही ही होती हैं, तो आपको लॉजिक हमेशा 100% एक्यूरेसी नहीं बताए जाते। जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो संभावना ज्यादा होती है, इसलिए बताए जा रहे हैं। जहाँ पे आपके नेट पॉजिटिव लाने की संभावना ज्यादा है, 100% सही होगा ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगला जैसे है कि इट यूज टू प्रोड्यूस द क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिलिएंट टू वाइटल पैथोजेंस, हाँ ये सही है, तो ठीक है, लेकिन ये 3 को गलत माना था। अगर आप लॉजिक से आते तो गलत करके आते, बट ठीक है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। एक चीज याद रखनी है, टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है। टेक्नोलॉजी, जो चीजें आज पॉसिबल हैं उससे ज्यादा चीजें कल पॉसिबल होंगी। एग्जांपल समझते हैं, 2020 का क्वेश्चन है, वीएलसी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। इसमें आप ये स्टेटमेंट देखो, वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। वीएलसी नई टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इंप्रूव हुआ होगा ऐसा मान के चलना है। तो कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको मान के चलना है कि पुरानी से बेहतर होगी, ठीक है, तो ये सही था। नैनो ट्यूब के बारे में, कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में, इट कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी, कैन बी यूज, संभावना है, यस। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये कार्बन नैनो ट्यूब है, इनको यूपीएससी ने माना था कि दे कैन नॉट मेक ब्लड कैपिलरीज, हालांकि ये एक तरीके का फीचर है। आगे देखते हैं, दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, यस दे कैन बी यूज। कार्बन नैनोट्यूब्स ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, कार्बन है, कार्बन की चीजें मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होती हैं, तो संभावना है कि ये भी होगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी 2020 का एक क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये सेंटेंस अगर आ जाता तो सही होता, उस जमाने में गलत था, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो इस चीज ऐसी चीजों को मान के चलो ये स्टेटमेंट आज भी गलत होता, क्योंकि ये अपसर्ड स्टेटमेंट है। अब जो फीचर पूछ रहा हो किसी चीज के बारे में, तो उसमें एप्लीकेशन वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे ये आरटीजी रेडियो स्टोव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर फीचर्स पूछ रहा है कि ये होते क्या है, यूज किए जाते हैं, जहाँ पे कैन भी आ रहा है उसको सही होने की संभावना है, तो ये कैन भी यूज कर रहा है स्टेटमेंट 3 में, तो संभावना है कि सही है, जो कि सही भी है। लेकिन जहाँ पे फीचर पूछ रहा है वहाँ पे डिफरेंट लॉजिक अप्लाई होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कोविड 19 पेंडेमिक के बारे में, कि इसके फीचर पूछ लिए इसने, कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था कोविशील्ड वैक्सीन एमआरएनए प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब एमआरएनए प्लेटफॉर्म पे ये नहीं थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि एमआरएनए के थ्रू कौन सी 2 वैक्सीन बनाई गई थी जो बहुत फेमस थी, तो ये गलत हो गया था। स्पुतनिक 5 थी जो, वो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे थी, सही था। कोवैक्सीन थी जो, वो इनएक्टिवेटेड पैथोजन के बेस्ड प्लेटफॉर्म पे थी, तो ये दोनों सही थे। अब ये एक तरीके से फीचर पूछ रहा है, एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा कि यहाँ सारे करके आने हैं, फीचर पूछ रहा है, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन होता है जो आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। वायरस, जिसको पता है, समझते हैं कि ये लाइफ और नॉन लाइफ के बीच की कड़ी है, इट कैन नॉट सिंथेसाइज्ड, ये दोनों बनाए जा सकते हैं, तो ये भी फीचर पूछ रहा है, सारे नहीं मार के आने के, सीधे से सारे मार दो। अगला देखते हैं, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब ये सब फीचर पूछ रहा है, यानी कि सारे मार देने आपको, ये सब फीचर पूछ रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट मैंने करके दिखा रहा हूँ ताकि ये सारे मारने वाली टेंडेंसी को थोड़ा आपको समझ, एप्लीकेशन के सारे मारने हैं, उसमें भी अपसेट स्टेटमेंट को फिल्टर आउट करके आगे चलते हैं। जो एक्टिव सोर्स ऑफ प्रॉब्लम होती है मोस्टली उसको ज्यादा यूपीएससी करेक्ट मानता है, और जो पॉल्यूशन के केस में स्पेशली सही है। अगर पॉल्यूशन की बात चल रहा है ना तो मोस्टली सही होगा। अकॉर्डिंग टू ईपीए जो है, कौन सा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, अब इसमें यूपीएससी ने माना था पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, सबसे ज्यादा जो पावर प्लांट है फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, सबसे ज्यादा वो सल्फर डाइऑक्साइड के इमोशन के जिम्मेदार हैं। इसमें शिप्स भी करती हैं, मेटल ओर से भी थोड़ा बहुत निकलता ही है, लोकोमोटिव से भी निकलता ही है, लेकिन ये उतने बड़े सोर्स नहीं है, इसलिए यूपीएससी ने इसको सही माना है, क्योंकि ये एक्टिव सोर्स है, लार्जेस्ट सोर्स है। मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज neurodegenerative problems are generated as environment pollutants from which of the following? Brakes of motor vehicle, yes they are, निकलते हैं ब्रेक्स जब घिसता है तो। इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल, हाँ इंजन भी घिसता है उससे निकलते हैं। अब है माइक्रोवेव स्टोव विद इन द होम, माइक्रोवेव स्टोव विद इन द होम इससे नहीं निकलते हैं, या बहुत कम निकलते हैं, एक्टिव सोर्स नहीं है, बहुत माइन्यूट सा सोर्स है ना, समझ रहे हो आप? इस तरह की चीज़ अगर घर के चीज़ों में होगी तो वो शायद फूड ग्रेड वाली चीज़ में आएगा ही नहीं, तो वो घर पे यूज़ नहीं हो पाएगा। ये लॉजिक आप अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे।
फिर पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट से तो बहुत भयानक तो उससे निकलते हैं। टेलीफोन लाइंस भी, टेलीफोन लाइन से उस तरह के वो नहीं निकलते हैं, या निकलते भी हैं तो बहुत माइन्यूट उसमें निकलते हैं, तो एक्टिव नहीं है वो, बहुत बड़ा रीजन नहीं है। तो इन दोनों, इसलिए इन दोनों को गलत माना था यूपीएससी ने। 1, 3 और 4 इसका सही था। अगला क्या है, देर इज ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। अब कंसर्न क्या है, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज। अब ये एक थोड़ा अपसेट स्टेटमेंट हो गया है। लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरमेंट मे रिलीज। अब लीथल क्वांटिटी अगर करते तो शायद इनको लगाने का परमिशन ही नहीं मिलता। ये आवाज समझ सकते हो आप कि ये लीथल क्वांटिटी वाला अपसेट स्टेटमेंट डाल दिया इसने। आगे चलते हैं। फर्नेस ऑयल जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का, हाँ है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, यस। ये मान के चलो कोई भी ऑयल लिखा है ना तो उससे पावर जनरेट हो ही सकती है, ना तो कभी नहीं करने का। इट यूजेस कॉजेस सल्फर एमिशंस इनटू इनटू एनवायरमेंट। अब जिसको फर्नेस ऑयल का थोड़ा आइडिया है तो यू अंडरस्टैंड कि करता है कि नहीं करता है। हालांकि ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको नॉलेज है तो कर दो, कि नहीं नॉलेज है तो ये वाला स्टेटमेंट आप सही नहीं कर पाओगे। ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी पे भी कुछ स्पेशल चीजें लगती हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में फैक्ट्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, और फैक्ट्स हमेशा नंबर्स नहीं होते हैं, फैक्ट्स अलग फैक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि ये आपको मैंने एक पिछले वीडियो में समझाया था, ये जो हिल्स के बारे में है ये तीनों ही गलत है। अमरकंटक हिल्स बोल रहा है कि विंध्या और सह्याद्री रेंज में के बीच में पड़ती हैं, जहाँ मिलती हैं दोनों वहाँ पड़ती हैं, जबकि ये सही होना चाहिए क्या, विंध्या एंड सतपुड़ा के बीच में पड़ती हैं अमरकंटक। बिलीगिरिंगा हिल्स के बारे में इसी तरह पूछा है कि ये पार्ट है सतपुड़ा रेंज का, नहीं ये सब बहुत सदर इंडिया में है। शेषाचलम हिल्स बोल रहा है कि ये सदर मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट का, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है ही नहीं। और वेस्टर्न घाट का पार्ट सदर्न मोस्ट पार्ट वैसे भी कार्डमम मिल्स बोला जाता है उनको। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज दिया है फ्लैग का और डाटा गलत दे दिया है। अब एक चीज है कि ज्योग्राफी में जो ऑप्शन फॉर्म किए जाते हैं वो बहुत ही माइन्यूटली फॉर्म किए जाते हैं, और बहुत बार ट्राई किया जाता है कि आप गलत मार्क कर दो। कैसे, ये दिखाते हैं। तो ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि पूछ रहा है कि कौन सी लेक है वेस्ट अफ्रीका में जो ड्राई हो गई है और टर्न इनटू डेजर्ट। अब जनरली क्या करेगा आदमी, जो उसको इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब लेक इसमें सही क्या है, लेक फग्यूबाइन। फग्यूबाइन किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा, इस तरह का नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने, तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, वोल्टा थोड़ा सुना है, लेक विक्टोरिया सबने सुना है, तो संभावना है कि इनमें से कोई होगा, वोल्टा मार देगा कोई आदमी, कोई विक्टोरिया मार देगा। और देखा विक्टोरिया पहला स्टेट ऑप्शन भी है, तो ये एक तरीके से ट्रैप में फंसाने का तरीका भी है। सेम चीज अप्लाई होती है गंडी कोटा कैनियन जो है, इनको साउथ इंडिया का बोला जाता है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये पूछ लिया कि कौन से रिवर्स में है। अब गंडी कोटा, कोटा से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे, ये तेलुगु भाषा का शब्द है, इतना समझ जाओगे। जनरली लोग कोटा या कोंडा इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो वहीं यूज होते हैं, तो आप इतना समझ सकते हो कि चलो हाँ हो सकता है ये आंध्रा में कहीं होगा। लेकिन पेन्नार आप जनरली नहीं मार पाओगे, पेन्नार उतनी कॉमन रिवर है नहीं। मोस्टली क्या मारोगे, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में बहती है, तो मोस्टली जो लोग इसमें अगर गेस लेंगे तो तुंगभद्रा मार देंगे, जबकि तुंगभद्रा सबसे लास्ट में दिया, पहले क्या दिया, कावेरी। कावेरी सबसे फेमस, जिसको ये नहीं पता है कि गंडीकोटा आंध्रा या तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड है, तो वो क्या पता कावेरी मार के चलाएगा, तो क्या साउथ में होगा कहीं, अजीब सा नाम है, साउथ में हो, साउथ की फेमस नदी कौन सी, कावेरी, तो मार देते हैं, सही होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है ये एक तरीके से आपको फंसाने के लिए काम होते हैं। तो देखो, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अब स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मोस्टली लोग इसको गलत ही मान लेंगे कि हाँ यार ये कैसे हो सकता है, चाइना तो इतना बड़ा है, तो ये गलत होगा। तो इस तरह से आपको ज्योग्राफी में आपको बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल देकर एग्जामिनर गलत करने का प्रयास करता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन बहुत केयरफुली पढ़ना है। जैसे कि नामचा बारवा कहाँ पे है, हिमालय। मोस्टली लोग को पता है हिमालय में है, अब इसमें क्या कर दिया, गढ़वाल हिमालय। इसमें सब भी हिमालय का पार्ट दे रखा है, लेकिन नाम इसमें इस तरह आप गलत कर सकते हैं। जैसे नोक्रेक का बोल रहा है, नोक्रेक सिक्किम में है, जबकि नोक्रेक कहाँ पे है, मेघालय में। तो इस तरह मतलब माइन्यूट सा थोड़ा सा ट्विकिंग करके गलती कराने का प्रयास करता है एग्जामिनर। यहाँ जैसे दिया हुआ है डिडवाना, कुचामन, सागोल, खाटू, ये है क्या चीज, ये है वैसे स्लाइन लेक्स, लेकिन ऐसा लग रहा है इनको पर सुन के कि शायद ग्लेशियर भी कह दो कि कोई डिडवाना ग्लेशियर है, हो सकता है हो सरगोल ग्लेशियर है, हो सकता है हो ऐसा कुछ ग्लेशियर। ये नाम बहुत मिलते जुलते से दे रखे हैं इसने। जैसे कि आप यहाँ देखो कितने बड़े आराम से प्यार बेकू से बेकू बनाया गया है। पूछ रहा है कि कौन सी नदियां हैं जो राइज होती हैं ईस्टर्न घाट से। अब ये चारों की चारों नदियां हैं जो ये कायदे से ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, जाती ईस्टर्न की तरफ ही है। तो मोस्टली आपको लगे कि यार सारी की सारी तो ईस्ट की तरफ जा रही है, यहीं से ओरिजिनेट होती होंगी, लेकिन जिसमें ब्राह्मणी और सुबर्ण रेखा ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। और इसने क्या पूछा है, ओरिजिनेशन राइज, तो आपको बड़े प्यार से ब्राह्मणी पहला ऑप्शन दे दिया। आपको लगेगा हाँ यार ये तो जाति तो बे बंगाल में ही है, तो ईस्टर्न घाट से राइज होती होगी, बस वही गलत कर दोगे आप। तो इस तरह के ऑप्शन प्ले मतलब ऑप्शन के साथ खेल के यूपीएससी आपको गलत कराने का प्रयास करता है, तो आपको सतर्क करना है उससे। रिवर तीस्ता के बारे में देखना कितना ब्यूटीफुली वे को बनाया गया है। बोल रहा है कि सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब ये मोस्टली लोग गलत कर देंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तीस्ता कहाँ है और ब्रह्मपुत्र कहाँ है, ठीक बात है ना, समझ में आ रहा है। इसको देखो आप, रिवर तीस्ता फ्लोज बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब सबको पता है इंडिया बांग्लादेश का डिस्प्यूट है तीस्ता रिवर पे, तो शायद बॉर्डर के आसपास से कहीं बहती होगी इसलिए डिस्प्यूट है। बट इंडिया का बॉर्डर नहीं बनाती है रिवर, ये सिर्फ इंडिया से बांग्लादेश में क्रॉस करती है। डिस्प्यूट है लेकिन क्रॉस करती है, तो मोस्टली लोग इसको सही मान लेंगे, जबकि ये गलत है। इस तरह आपको ट्रैप किया जाता है। अब हिस्ट्री बताते हैं।
जल्दी से, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में भी ऑप्शन, आपको ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। हिस्ट्री में भी आपको बहुत प्यार से गलती कराने का प्रयास करता है एग्जामिनर। जैसे कि पूछा है सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, अब इसमें सही क्या है, बापू। लेकिन आप मोस्टली मार्क के क्या हो गए, सरोजनी नायडू, क्योंकि भारत कोकिला किसको बोला जाता है, सरोजनी नायडू को। मतलब कि उनका गाती अच्छी थी, या जो भी लिटरेचर पे उनकी पकड़ थी, तो सॉन्ग से रिलेटेड आपको सरोजनी नायडू लगेंगी, लेकिन लिखा है गांधी जी ने। कैसे बेवकूफ बनाया गया आपका, जैसे अब देखो अगला देखो, भागभूति हस्ती मल्ला। मल्ल क्या होता है, एक तरीके का गेम है, मतलब बहादुर पावरफुल टाइप के लोगों का। अब यहाँ से आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब एक तरीके से ठीक प्ले राइट्स तो नहीं लग रहे आपको कहीं से, तो हो सकता है आप इसमें टेम्पल आर्किटेक्ट मार कर आओ या कोई और मार कर आओ, प्ले राइट कहीं से लग नहीं रहे, पर ये प्ले राइटर थे, अब इनको कभी सुना नहीं है। तो इस तरह के एकदम क्लोज क्लोज एग्जांपल देगा यूपीएससी, ताकि आप गलती कर दो। जैसे कि ये पूछा है, बेंथून स्कूल, फर्स्ट हिंदू फीमेल स्कूल जो है, जो बाद में बिंथुन स्कूल बोला गया। बिंथुन स्कूल नाम सुन के आप क्या करोगे, मोस्टली आपको कोई इंग्लिश का नाम याद आएगा, एनी बेसेंट आपको याद आएगा, पर इसमें सही क्या है, ईश्वरचंद विद्यासागर जी सही है। जैसे कि एक बात है ये, कि जो ब्रिटिश एक्ट होते हैं वो हमेशा बैड लाइट में ही होते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के भले के लिए तो ज्यादा कुछ किया नहीं है, देखो ये तो फेयर बात है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रिप्स जो मिशन है वहाँ पे, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कुड हैव राइट टू साइन द सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस, है ना। मतलब कि ये इंडिया को हजारों पार्ट्स में तोड़ने का प्लान था एक तरीके का, तो ये सही है। तो 19 के एक्ट के मैं पूछ रहा है, कौन से रिजर्व है, कौन से ट्रांसफर्ड है। समझ में आ रहा है, ब्रिटिशर्स थे एक नंबर के कमीने ही थे, तो वो बहुत अच्छे जो पावरफुल चीजें होंगी वो नहीं देंगे, कोई भला नहीं करना चाहते थे वो। जो एकदम कमजोर सी चीज होगी जिसमें कोई खास पावर नहीं होगी वो दे देंगे, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट में कोई खास पावर थी नहीं, जब आज भी पावर नहीं दे रखी उतनी ज्यादा, दे तो रखी है लेकिन यूज नहीं हो पाती है। तो उसी तरह उस समय उन्हें तो बिल्कुल ही पावर नहीं थी, तो ये दे दिया और बाकी पावरफुल चीजें ले ली। तो विटसर्स को नजरिए से जब आप भी कोई क्वेश्चन आए, तो समझ के चलना है कि कुछ मोस्टली यूपीएससी ने उसको निगेटिव लाइट में दिखाया होगा। अगला स्टेटमेंट के लास्ट में देख लेते हैं कि इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है इंडिया में, क्या पड़ा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज रूइंड। सो ब्रिटिशर्स के एक्शंस का जो रोल है, जो उसका आउटकम है इंडिया के लिए, वो बहुत भला कभी नहीं हुआ है। तो इसको आप मान के चलना है, मोस्टली उस तरह के ऑप्शन ही सही होते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, सीएससी ट्राइब नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फर्स्ट पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया हो तो यू आर फ्री टू डिसलाइक। हम इस तरह कंटेंट लाते रहते हैं, तो इस तरह का कंटेंट रेगुलरली पाने के लिए यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और जिन लोगों को इस वीडियो का पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, वो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस पीपीटी का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये वीडियो यहाँ से खत्म होता है। कीप लर्निंग, जय हिंद, मेक योर पेरेंट्स